हेलो एवरीवन। आज हमारे नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी पे है। देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने स्टडी किया था, मैकेनिक्स पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था हमने। आज पढ़ते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, क्या है। If the size of an object is much smaller than the distance, it moves in a reasonable duration of time। मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो पॉइंट साइज का हो जाए, मतलब अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर। देखो ये सन है हमारा, ठीक है। इसके अराउंड में क्या करती है अर्थ, क्या करती है इसके अराउंड में रिवॉल्व करती है ना, रिवॉल्यूशन करती है अर्थ। तो अर्थ जो अर्थ है, ये यहाँ पे जो हमारी अर्थ है ये क्या करती है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। या फिर कोई अनदर लेते हैं हम कि हमारे पास में डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो मतलब 100 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और 100 किलोमीटर हमारी क्या है, डिस्टेंस है। और अगर ये जो 100 सेंटीमीटर है इसको हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। मतलब ये 100 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, ये 100 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो हम जो ये 100 सेंटीमीटर को क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 किलोमीटर की बजाय अगर 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती ना तो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहता, क्योंकि ये अपने डिस्टेंस से कम अपने साइज से कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। जो अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है गिवन टाइम में, तो उसको मतलब गिवन क्या जो ड्यूरेशन होता है टाइम का, उसमें अगर अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू, क्या जो ऑर्बिट होता है ना अर्थ का, जो ऑर्बिट है जो चक्कर लगाती है सन के अराउंड में, ये जो ऑर्बिट है वो एज कम्पेयर टू डायमीटर, ऑर्बिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द डायमीटर ऑफ अर्थ बीइंग वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब ये जो अर्थ है इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू ये जो उसका ऑर्बिट है जो सन के अराउंड में चक्कर लगा रही है। दी अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस केस में हम जो अर्थ है उसको क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग में आप समझ ही गए कि हम क्या लेंगे, ये 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास में, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग a clock with him with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration of moving object। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर हमें एक किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसकी पोजीशन, डिस्टेंस या इसका एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए इन 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें इसका पोजीशन, एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है ये सब कैलकुलेट करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो क्लॉक की जरूरत पड़ेगी ना। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम इन कोऑर्डिनेट्स पे विद क्लॉक, मतलब क्लॉक की हेल्प से हम इस क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार फिर से बता देती हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा कि 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स में हम क्लॉक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन की पोजीशन, उसका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हम सब क्या कर सकते हैं, उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है, देखो मैं इसका एक पहले एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, आपको कंसिडर करना है, अज्यूम करना है कि आपको इमेजिनेशन करना है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो। ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो
या फिर हम कोई गाड़ी में बैठे हैं, तो हम जब वो गाड़ी मूव करती है तो हमें क्या लगता है कि हम बाहर देख रहे हैं, मतलब हम ऑब्जर्वर हैं। हम उस गाड़ी से क्या कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो बाहर का जो भी सिस्टम हमारा बाहर का, वो हमें क्या लगता है कि पीछे की साइड जा रहा है ना, कितनी स्पीड से जा रहा है। जितना हम आगे की स्पीड से जा रहे हैं उतना ही क्या कर रहा है, वो पीछे की साइड जा रहा है। आगे इतना समझ में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम अपनी जगह पे क्या है, बैठे हैं, लेकिन पीछे वाले क्या हो रही है, मतलब जो बैकग्राउंड है, बाहर का जो बैकग्राउंड है वो क्या कर रहा है, पीछे की साइड जा रहा है। हम जितना आगे मूव करेंगे बैकग्राउंड भी क्या कर रहा है, हमारे साथ साथ में पीछे की साइड मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से कर रहा है, अगर हम कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते हैं। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब है कि हमारे जो ये, मान लीजिए हम एक बस के अंदर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये बस जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो जो बाहर का जो बैकग्राउंड है वो भी क्या रहेगा, 20 किलोमीटर पर आवर से इधर की साइड मूव करेगा ना। बस ऐसे मूव करेगी तो वो इधर मूव करेगा ना। हमें ऐसा लगता है, हम इमेजिन करते हैं कि ये सारा क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो तो अपनी जगह पे होता है। मूव कौन कर रहा है, बस मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो ये भी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर से हमें क्या दिखाई देंगे, पीछे की साइड जाते हुए दिखाई देंगे ना, मतलब कांस्टेंट रहेंगे ये, ठीक है। और ये तो हो गया, इसमें तो कांस्टेंट, ठीक है। और अब की बार क्या कर दिया कि एक बार स्पीड 20 हो रही है, एक बार 30 हो रही है, एक बार 40 हो रही है, ठीक है। मतलब हम देखते हैं कोई पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं कि पहले वो 20 किलोमीटर से वो पीछे की साइड जा रहा है, फिर हम देखते हैं कि एकदम से वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। मतलब ऑब्जर्व करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, मतलब एकदम से स्पीड क्या होगी, चेंज होगी ना। चेंज होगी तो वो किस में आ जाएगा, नॉन इनर्शियल में। और इनर्शियल, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या थे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब हम उस पर कोई ओवर एक्शनल मोशन फोर्स नहीं लगाते तब तक। मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा विदाउट उसको, अगर उसकी स्टेट चेंज नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। ये लॉ ऑफ इनर्शियल था। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब समझ में आ गया ना। जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है वो इनर्शियल, और जो न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करता वो नॉन इनर्शियल। अब देखो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड में मतलब जितना हम इस पर फोर्स लगाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितना हम इस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही वो आगे मूव करेगा। फिर से हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही आगे मूव करता है, मतलब कांस्टेंट रहता है ना। तो कांस्टेंट में जो मूव करेगा ना वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल। और जो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा था ना, कभी 30 कभी 40, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। डेफिनेशंस करनी है हमें। 1 डायमेंशन क्या होता है, ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग में, तो वो क्या रहेगा, 1 डायमेंशन मोशन। जैसे हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इसी में अगर चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम इसके एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं हम यहाँ पे, an object dropped from a certain height, ठीक है। या फिर और क्या बता सकते हैं, a man walking on a road, a man walking on a road, ठीक है। देखो हमारे पास में, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे ये पेन की कैप ले ली मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करती हूँ तो मतलब ये इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसका, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे या फिर जेड एक्सिस हो। अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो क्या होता है, 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। ये यहाँ पे चल रहा है, इस रोड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ऐसे इस रोड के ऊपर वो चलेगा तो मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये इस टाइम पे इस पोजीशन पे है, नेक्स्ट टाइम पे ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। अब आता है 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन देखो क्या हो जाएगा, ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद टाइम। अगर 2 कोऑर्डिनेट टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2 डायमेंशन मोशन। अब इसका देखते हैं हम 2 कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। देखो
ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अगर एक ही टाइम पे अगर ये दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या करेंगे हम, देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास में, एन इंसेक्ट crawling over the floor। कोई इंसेक्ट है वो फ्लोर के ऊपर चल भी रहा है और साथ में क्या कर रहा है, उड़ भी रहा है ना, मतलब ये हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन क्या हो जाएगा, ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, 3 डायमेंशन मोशन। इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम, ए फ्लाइंग एरोप्लेन, बर्ड, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। लिख देंगे हम यहाँ पे रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। एंड अनदर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, ए फ्लाइंग एरोप्लेन और बर्ड, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये दोनों डेफिनेशन जो स्केलर और वेक्टर हैं, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझनी है, आगे बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये भी। देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड हो, मतलब ओनली क्या हो, उसकी वैल्यू हो, कोई भी डायरेक्शन ना हो, उसको क्या बोलते हैं, हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल लिख सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, स्केलर के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हो जाएंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी का एक तरीका और भी है, हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है, जैसे ये कोई हमारे पास में एक क्वांटिटी है, ठीक है, इसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने, तो मतलब इसके ऊपर क्या लगाना है, हमने एरो लगाना है ऐसे। अगर ये एरो लगा दोगे ना ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल, जैसे ये ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ए लिख के, और जैसे कोई ए क्वांटिटी हमारे पास में, या फिर कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा देंगे हम, ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको एक डिफरेंस के थ्रू इसको समझा रही हूँ अच्छे से। क्या है देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन इनकी क्या है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। मतलब वो पाथ जो हम एक गिवन टाइम में हम कवर कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिल्ली से अम्बाला जाना है तो वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं हम इसको। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। जैसे यहाँ पे एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वो कवर करना है हमें गिवन टाइम में, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है इसका वो क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अभी पढ़ा था हमने, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसकी ओनली वैल्यू हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, दिल्ली से आपको अम्बाला जाना है, तो दिल्ली से अम्बाला क्या है, डिस्टेंस है। हम दिल्ली से अम्बाला डायरेक्ट क्या बताएंगे, उसकी डिस्टेंस बताएंगे, इतनी डिस्टेंस है उसकी, हम क्या उसकी ये नहीं बताएंगे कि किस डायरेक्शन में है वो,
ठीक है। जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड हो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट बात बताना है आपने, दोनों के बीच का छोटा से छोटा जो रास्ता होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसके साथ में आपने क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज़ नेवर नेगेटिव एंड जीरो। मतलब जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता, बट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे इतना समझ में। और डिस्प्लेसमेंट इसका उल्टा हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन टाइम कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे इतना समझ में। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी लेस देन नहीं रहेगा, लेस देन नहीं रहेगा। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब इक्वल हो सकता है लेकिन लेस देन नहीं रहेगा। इसका ये वाला जो पॉइंट है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन टाइम कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है कि इक्वल हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो क्या रहेगा, इक्वल एंड ग्रेटर। मतलब ग्रेटर देन तो हो सकता है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन एंड इक्वल रहेगा, लेकिन इसमें क्या बता रखा है, लेस देन एंड इक्वल रहेगा। इधर रहेगा हमारा डिस्टेंस, सॉरी उल्टा लिख दिया ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या रहेगा, ये लेस देन रहेगा डिस्टेंस से और ट्रेवल, बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो इससे डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ओनली बराबर हो सकता है, इससे हमेशा छोटा रहेगा। इसमें ऐसे अगर बता दिया, इसमें तो ये बता दिया कि इक्वल और लेस देन रहेगा, इक्वल और लेस देन रहेगा, और इसमें क्या बता दिया इसने, ग्रेटर एंड लेस देन रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। आगे इतना समझ में। अब इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशन कैन हैव मैनी वैल्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलो। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस टाइप का हम पाथ फॉलो कर रहे हैं, कितने पाथ फॉलो कर रहे हैं, वो सारा डिस्टेंस में। जैसे ये दिल्ली है और ये क्या है, अम्बाला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाना है हमने। अब देखो क्या है, एक तो स्ट्रेट लाइन बन गया इस टाइप से पाथ, एक ये वाला पाथ बन गया, एक ये वाला पाथ बन गया, ऐसे करके भी हम जा सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ पाथ बनेंगे इसके अंदर। मतलब क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशन हैव मैनी वैल्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलो। मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ रहेंगी और वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, हम किस टाइप का पाथ फॉलो कर रहे हैं। ये किस में पढ़ रहे हैं हम, ये डिस्टेंस में पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या रहेगा, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशन हैव यूनिक वैल्यू। जैसे ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इनके बीच की यूनिक वैल्यू, मतलब वो छोटा से छोटा पाथ देखना है हमने, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट से जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। तो मतलब यूनिक वैल्यू रहेगी इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन टेल्स द टाइप्स ऑफ पाथ फॉलो। मतलब दो पोजीशन हैं, जो दो पॉइंट्स हमारे पास में, उन ये बताएगा कि किस टाइप का पाथ फॉलो कर रहे हैं हम, किस में बताएगा, डिस्टेंस में बताएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट में है वो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन डज नॉट टेल्स द टाइप्स ऑफ पाथ फॉलो। मतलब ये नहीं बताएगा किस टाइप का पाथ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये ओनली स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि ये एक ही पाथ फॉलो करता है। आगे इतना समझ में। ये थी कुछ एक डेफिनेशंस। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।